लोग कहते हैं कि भगवान, मेरे को आज भी भगवान का कॉल आता है। ये कितनी अच्छी सोच है। अब मैं कहना चाहूँगी सबके लिए कि आपसे छोटा है लेकिन वो आपको कुछ सिखा रहा है तो वो आपके लिए गुरु है, गुरु मान्य है। आप बोल रहे हो एआई सर्टिफिकेशन भी है, हाँ। इंजीनियरिंग भी उसी साथ में हो रही है और ये सारा का सारा जब इकट्ठा हो रहा है तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन रहा है जो आज की डेट में एक तैयार एक तरीके का इंजीनियर पहुंचेगा इंडस्ट्री में काम करने के। एनटीए पोर्टल में स्वयं पोर्टल इज देयर। स्वयं रिसेंट ट्रेंड में डीप लर्निंग, फेडरेटेड लर्निंग, सभी के रिसर्च सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आर दियर। 16 वीक प्रोग्राम्स आर दियर, 4 वीक्स प्रोग्राम्स आर दियर। उसका प्रॉपर एग्जाम होता है, प्रॉपर असाइनमेंट, प्रॉपर बच्चा फिल करता है, देन उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपके साथ हर जगह वैलिड है, नॉट ओनली द नेशन, थ्रू आउट द ग्लोब। अच्छा बीए से भी है तब वो भी कर एआई सकता है। कर सकता है अपना। आपके पास 40 पेटेंट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे तुम्हारा नाम होना चाहिए और वो ग्रोइंग एज थी। पेटेंट का प्रोसेस क्या है? कई बार हम सुनते हैं यार मैंने मेहनत करी थी, वो उसने इस नाम का कमाया, अपनी मेहनत अपने नाम। एजीआई कैन रिप्लेस अ पर्सन। आपकी अगर एआई से दोस्ती नहीं बढ़ी तो आपकी नौकरी खतरे में है, अदरवाइज एआई आपकी नौकरी नहीं ले रहा। अब इराक, ईरान, कुवैत, ताइवान, मलेशिया, throughout the globe I am having the clients and they are working with me. काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। हम कभी ना कभी ऐसे किसी लोगों से मिलते हैं जिनसे हमें लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास अलग हैं। हम स्टोरी ऑफ सोल्स के माध्यम से यही कोशिश करना चाहते हैं कि जो लोग एक अलग उस पर काम कर रहे हैं, एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत लोगों को पता नहीं है। सो दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज़ अबाउट दैट पर्टिकुलर गेस्ट जिनके साथ हम बात करना चाहते हैं। मिस्टर विकास भारद्वाज हैं, वो रिसर्च के वन ऑफ दी मतलब शायद उनके पास एक पीएचडी है और 40 से ज़्यादा उनके पास अपने पेटेंट्स हैं। सो हम उनसे ये चीज़ें समझना चाहेंगे कि जो जर्नी है और ये एआई और रिसर्च और इससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं इस पे बहुत ही कम बात होती है और ये लोग अपनी रिसर्च और अपनी दुनिया में इतने बिजी रहते हैं दैट दे डोंट मिंगल अ लॉट एंड इनका लाइमलाइट में आना कम होता है या सोशल मीडिया का इंटरेक्शन थोड़ा सा कम होता है। तो आज हम विकास जी से बारे में बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिसर्च के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। सो विकास जी, रिसर्चर बनना है ये आपको पहले से पता था जब आप छोटे थे? रिसर्चर बनना है, जब छोटे थे तो सपना था कि एक अध्यापक बनना है। ओके। अध्यापन कार्य में आने के लिए बीटेक, बीटेक के बाद एमटेक और एमटेक के बाद पीएचडी, ये एक जर्नी होगी ये पता था। बीटेक में जब आए थे तो काम करना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ को देखते हुए, अपने विल पावर और डेडिकेशन को देखते हुए। वो गैप मेरे जो भी गाइड थे, गाइड ने मेरे को बताया कि किस डोमेन में मुझे काम करना चाहिए। उस डोमेन में मैंने काम करना स्टार्ट किया। काम करना जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट होने के साथ में ही वो एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई और गाइड ने बोला कि बेटा इस जो भी काम कर रहे हो ये मुझे पब्लिकेशन में चाहिए, यहाँ पेपर्स पे नहीं, ये ऑनलाइन भी होना चाहिए। तो वो काम जो भी किया था उस टाइम पे, वो दुनिया उस टाइम पे एआई को नहीं जानती थी, लेकिन गाइड ने जिस तरीके से हमको मेंटरशिप दी, गाइड किया, उस गाइड के गाइडेंस के साथ में वो काम किया, वो कंट्रोलिंग की और वो पेपर पब्लिश हो गया। उस दिन मेरे को उड़ान मिल गई, मेरे पंख, बोलते हैं कि जो संकुचित पंछी था उस पंछी को उड़ान मिल गई। क्या बात है। तो एक संकुचित पंछी के लिए कितना ज़रूरी है एक माध्यम का होना। एक गुरु अगर आपकी लाइफ में आ जाते हैं और वो भी सही समय पे, तो आप जो ये काम कर रहे हैं उस काम में क्या चीज़ ऐसी स्पेशल है जो निकल के आ सकती है, या आपको क्या चीज़ पे अच्छा निखार दिया जाए कि आप उस लेवल की पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं। ये सब समझना और एक सही गुरु का होना सही टाइम पे, ऑफ कोर्स आपका मेहनत भी रहता है उसमें, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कौन कौन से गुरु आपको मिले हैं? मैंने जितनी आपसे बात की मुझे लगता है आपको हर एक लेवल पे एक अलग गुरु मिले हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी स्टार्टिंग हम मेडिटेशन से करते हैं। आप 5 साल की उम्र से मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट? 5वीं कक्षा में था। 5वीं कक्षा में थे आप, ग्रेट जी। तो इतना जल्दी मेडिटेशन, और उस समय में कैसे पता चला? आज तो बहुत दुनिया मेडिटेशन को जानती है, आपको उस समय में मेडिटेशन करना है, ये कैसे ख्याल आया?
मेडिटेशन करने का ख्याल नहीं, सबसे पहले तो बोलते हैं कि योर बिहेवियर इज योर पेरेंट्स टीचिंग। घर से ही बच्चे की शिक्षा और दीक्षा होती है सबसे पहली। तो घर का वो माहौल, वो वातावरण, वो चाहे मेरे दादा रहे हैं, परदादा रहे हैं, या फिर मेरी दादी और मेरे पापा माता जी, या मेरे घर के आसपास का जो भी माहौल था, जो वातावरण था, उससे मेरे को थोड़ा थोड़ा टच मिला। और थोड़ा ही नहीं बोलूँगा कि उसकी बदौलत ही, उसी के सहारे ही मैं चला हूँ, और वहीं से मेरे को वो बूम मिला। फिर 5वीं कक्षा में था तो गुरु दीक्षा मिली और अपने पथ पर अग्रसर रहा। गुरु हर रूप में, हर फेस में मेरे को मिलते रहे हैं। क्या बात। आइदर वो मेरा चाहे बचपन से एजुकेशन सेक्टर रहा है, मेरी बचपन की जो शिक्षा थी उसमें भी एक बहुत छोटा सा मेरा रोल प्ले गुरु का ये रहा है कि जब 5वीं कक्षा में एक बच्चा होता है और वो 6th क्लास में प्रमोट हो जाता है और 7th में आता है, तो उसको ये पता होता है कि मुझे पढ़ना है और पढ़ते हुए अगली क्लास में पहुंचना है। मेरे उस टाइम पे जो स्कूल के टीचर थे, उन्होंने मेरे को वो अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे दी जो शायद एक बच्चा नहीं सोच पाता। 7th क्लास में मैं था और मैं 5th क्लास के बच्चे को उसकी क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा देता था। वो अपॉर्चुनिटी मेरे को एक उड़ान, बोलते हैं ना कि वो प्राथमिक उड़ान बोलेंगे उसको। और आपकी, आई थिंक, सॉरी मैं इंटरप्ट करूँ, आपकी खुद की पढ़ाई भी निखर जाती है अगर आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ाने लग जाते हैं ऐसी एज में, और एक कॉन्फिडेंस जो डेवलप होता है वो एक अलग। हाँ, आप बताइए आगे। उसके बाद जर्नी स्टार्ट रहती है, और जर्नी स्टार्ट रहते हुए मेरे जो 12th क्लास के टाइम पे मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो बोलते थे बेटा इंजीनियरिंग करेगा। मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं इंजीनियरिंग करूँगा। यूट्यूब से उनको सर नहीं बोलता था, मैं गुरुजी ही बोलता था। वो थोड़ा फ्रेंडली नेचर में रहते थे, मेरे साथ बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत कॉर्पोरेट, मेरे लिए बहुत कोऑपरेटिव थे। तो ऐसे ही बोलते थे कि तुम्हारा विजन तो इंजीनियरिंग का है, तुम तो इंजीनियर बनोगे। मैंने कहा गुरुजी आप बोल रहे हैं ना इंजीनियर बनूंगा, मैं बोल रहा हूँ मैं आपके जैसा ही अध्यापक बनूंगा, जो हर बच्चे की एक फेवरिज्म में रहता है, या हर बच्चे की एक रहता है कि भाई इन गुरुजी से पढ़ना है ये सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स आपसे पढ़ने के लिए अगर बच्चा तरसता है आस पड़ोस से, तो मेरी भी एक ऐसी होनी चाहिए छवि कि जिसको बच्चे तरसें। तो बोलने लगे कि क्या करोगे। मैंने कहा गुरुजी इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, तो पक्का कर लोगे। मैंने कहा बिल्कुल कर लूँगा। ठीक है बेटा, तुम अपनी जिद से नहीं पीछे हटोगे। तो वो उस टाइम पे क्लियर था मेरा विजन कि हाउ टू बी अ टीचर, मेरे को एक अध्यापन कार्य में ही आना है। वहाँ से मेरा डेडिकेशन निकल के आया। तो इसमें मुझे एक चीज़ आपने जो बताई बहुत सुंदर, कि हर बच्चा एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना ही चाहता है, यानी कि एक कोई ऐसा टीचर होता है हर ग्रुप में, हर बैच में, जहाँ पे वो पर्टिकुलर टीचर सबका फेवरेट बन जाता है। वैसी क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर कैसे आदमी अपने अंदर निखार लाए, या एज अ टीचर वो चीज़ कैसे अपने अंदर लाए कि आप, जैसे आपका एक ये एम ही था कि मेरा और ऐसा हो कि सब बच्चे मुझसे ही पढ़ें, ऐसा मैंने बनना है, वो कैसे आपने बना, या वो हाउ इज़ द वे आउट, वो कैसे किया जा सकता है? गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। गुरु एकलव्य को गुरु रूप में नहीं मिले, लेकिन गुरु की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने अपनी नैया पार की। वो सक्सेसफुल रेशो जो रहा वो 100+ रहा उनका। उसी तरीके से मेरे को जो गुरु रूप में मिले, आगे इंजीनियरिंग फेम में मैं जब पहुंचा तो मेरे एक ऐसे गुरु थे जो मेरे को 2nd लेक्चर में पढ़ाने आए डे 1 पे। वहाँ उनको मैंने देखा और वो एक स्टेटमेंट उनका, बेटा या तो बच्चा वो होता है जो सबसे अच्छा होता है, वो पढ़ाई में अव्वल दर्जे का होता है, अव्वल दर्जे का होता है तो वो ना फिंगर टिप्स पे होता है हमारी, और एक बच्चा वो होता है जो सबसे नालायक होता है, वो ना हमारी मेमोरी में रहता है। तो 2 ही तरीके के बच्चे याद रहते हैं। अब वो आप लोग डिसाइड कर लेना कैसे रहेंगे। ठीक है, वो गुरु आज तक भी वो मेरे गुरु हैं जो कि मेरे आइडियल हैं। और लोग कहते हैं कि भगवान, मेरे को आज भी भगवान का कॉल आता है, ही इज गॉड माई आइडियल। वाओ, आपके जो अध्यापक हैं आपके लिए भगवान है, कितना सुंदर, वेरी नाइस। सही है। तो आपने मेरे को एक चीज़ जो नहीं अभी बताई, वो हमारा मेडिटेशन का जो रूप था वो कैसे आया आपके जीवन में, और फिर उससे क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? उससे चेंजेस, सबसे पहला सेल्फ डिसिप्लिन, सेकेंडरी थिंग विल पावर, डेडिकेशन। कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। राइट। और वो
कंटिन्यूअस एफर्ट या फिर सुदृढ़ और सुचारू रूप से वो जो मेरी यात्रा है वो गुरु रूप के बाद फिर बोलते हैं कि गुरु के मिलने के साथ ईश्वर से मिलन बहुत जरूरी है। वाओ। तो वो ईश्वर से मिलन तक का जो रास्ता है वो गुरु की महिमा के साथ, गुरु की कृपा के साथ ही मेरा संभव हो पाया है। वंडरफुल, नाइस। तो सही है, मतलब आप 5th क्लास में थे तो ऐसे गुरु मिले जिन्होंने आपको मेडिटेशन सिखा दी, उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए आपको एक और गुरु मिल गए। सही है। तो ऐसे कहाँ कहाँ पे आपके पास ऐसे ऐसे गुरु आपको मिले हैं? बिकॉज हर किसी का गुरु के साथ वो कनेक्ट नहीं होता। दूसरा, पहले तो गुरु ही नहीं मिलते, हमें समझ में नहीं आता आज की डेट में इतना प्रोफेशनल हो चुकी है दुनिया की कौन जेन्युइनली एज अ गुरु आपके साथ जुड़ा है या आपको ज्ञान ही देने के लिए इंटरेस्टेड है, या समवेयर दे आर जस्ट, या तो वो अपना बताना चाहते हैं, अपने आप को बखान में रखना चाहते हैं, या समवेयर और दी अदर कोई वो मिसमैच लगता है। वो निष्भाव का जो लेवल है शिक्षा देने का वो तो आजकल ख़त्म ही हो गया है। एक तो ट्यूशन्स का भी इतना बड़ा वो आ चुका है चीज़ें, जो पहले ज्ञान दिया जाता था कि ज्ञान देना है और तुमने ज्ञान लेना है। आज के डेट में ट्यूशन्स हैं, उसकी फ़ीस है, और अच्छा जितना ट्यूटर उतनी ज़्यादा बेटर उसकी फ़ीस। इस चीज़ के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप विकास जी? गुरु मिलते हैं लेकिन बाय प्रोफेशन गुरु बन जाते हैं, लेकिन जो बाय हुक एंड बाय कुक और बोलते हैं ना कि इच्छा से गुरु बनते हैं। गुरु की ना महिमा का बखान नहीं है, लेकिन फिर वही कम शब्दों में पूरी बात को अगर रखते हैं तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जो शाब्दिक अर्थ है, गुरु मीन्स भारी, सबसे भारी। बच्चे को सबसे पहला गुरु, सबसे भारी उसकी माँ मिलती है। बच्चा माँ 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 करते करते माँ कहने लगता है। जब वो माँ कहता है तो माँ समझ जाती है मेरा बेटा मेरे समीप आ गया। सबसे करीब माँ के रहता है बच्चा। माँ के करीब रहते हुए माँ बताती है बेटा ये पापा हैं, ये डैडा है, ये डैडी हैं। वो जिस भी रूप में उनको रिप्रेजेंट करती है, बच्चे का न्यूरॉन वैसे अपडेट हो जाता है और बच्चा वही सीख जाता है। फिर वो माँ उसको उसके परिवार की परिभाषा बताती है। आजकल बहुत छोटे परिवार हो गए हैं तो 4 या 5 लोगों से ही बच्चा कनेक्टेड है। कुछ समय पहले या फिर कुछ परिवार आज भी बहुत बड़े हैं तो वहाँ पे जो रिलेटिव जो होते हैं तो वो 40-50 की या 100 या 200 की संख्या में वैसे ही बच्चा अपडेट होता है। उसका अपना फ्रेंड सर्कल बनता है, वैसे ही वो अपडेट हो जाता है। तो गुरु तो हर रूप में मिलता जाता है। मेरे को हर फेस में गुरु मिले हैं, चाहे वो मेरा एजुकेशन सेक्टर रहा है, चाहे वो मेरा इवेंट सेक्टर भी रहा है, चाहे वो मेरा टीचिंग सेक्टर रहा है, या मेरा रिसर्च सेक्टर रहा है, या मेरा बिजनेस सेक्टर रहा है। एज एन एंटरप्रेन्योर बनाने में भी मेरे रोल प्ले, वो भले ही मेरा जूनियर था लेकिन उसने मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी लेके आया, वो जिज्ञासा लेके आया कि जिसके बिहाफ पे मेरा आज बिजनेस खड़ा है। राइट, वाओ। ये कितनी अच्छी सोच है। मैं कहना चाहूँगी सबके लिए कि आपसे छोटा है लेकिन वो आपको कुछ सिखा रहा है तो वो आपके लिए गुरु है, गुरु मान्य है। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, जैसे एआई की हम बात अगर कर रहे थे तो क्या ऐसा सस्ता कोर्स है एआई का जो अगर कोई कर ले या ले ले तो कौन सा आपके हिसाब से सबसे सस्ता ऐसा कोर्स है जो कर लिया जाए और लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी? कोर्स करने के लिए कोर्सेज, अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआई को हर लेवल पे प्रमोट कर रही है। वो चाहे स्कूल लेवल है, चाहे वो कॉलेज लेवल है, वो कॉलेज में भी आईटीआई लेवल है या डिप्लोमा लेवल है, यूजी लेवल, पीजी लेवल, या फिर वो आगे रिसर्च डोमेन है, पीएचडी लेवल है, हर डोमेन पे प्रमोट कर रही है। और अगर सबसे इजी वे में इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना है, बेझिझक बेचिंत होकर मेरे पास आ जाइए। जिस कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, मैं उस अच्छी स्कीम में एक इंजीनियर को तैयार करके, बिकॉज इंडस्ट्री की डिमांड है स्किल सेट। करेक्ट। लोग बोकेस नॉलेज दे रहे हैं लेकिन वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम कराना, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम कराने के साथ में वो एमओयूज जो मैंने किए हुए हैं इंडस्ट्री के साथ में, इंडस्ट्री ओरिएंटेशन बनाना, बच्चे को क्लासरूम प्लस इंडस्ट्री ओरिएंटेशन पे काम कराना। आप मेरे पास आइए, मैं आपको प्योर इंजीनियर बना के अच्छे पैकेज पे तैयार करूंगा। तो आप ये बोल रहे हो कि विद एआई और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जो बुक नॉलेज का एक प्रॉपर अमेलगमेशन है, संगम है, वो आप करा के, दैट इज हाउ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग एंड बिल्डिंग एन इंजीनियर, राइट? तो सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है एआई का, ये तो बताओ, जो अगर कोई अपने आप करना चाहे वो कर पाए तो। सबसे अच्छा और पूर्ण रूप में बीटेक,
एआई का कोर्स? एआई में बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डुअल डिग्री में, चाहे मशीन लर्निंग लीजिए, चाहे एआई के साथ डेटा साइंस लीजिए, चाहे एआई के साथ आईओटी लीजिए, डू बीटेक। अच्छा, ओके, तो मतलब आज की डेट में इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं वो विद एआई कराए जाते हैं? नॉट ओनली विद एआई, इट्स प्योर एआई, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ओहो, देयर इज अ ब्रांच, कोर ब्रांच इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आप इंजीनियर ही एआई के बन रहे हो? हाँ, बना रहे हैं हम। ओह, दैट्स अमेजिंग। और सेकेंडरी थिंग ये है कि हम जब किसी भी डिग्री को कंप्लीट करते हैं, अगर मैं पीएचडी करके आता हूँ या एमबीबीएस करके आता हूँ, तो मेरे नाम के सामने डॉक्टर कॉल होता है, डॉक्टर दिस। देन अगर मैं एलएलबी करके आता हूँ तो मेरे नाम के सामने एडवोकेट लग के आता है। करेक्ट। तो जब मैं इंजीनियरिंग करके आऊँगा तो नाम के सामने इंजीनियर लगा होगा ना, तो डिग्री वो कीजिए जो सर्वगुण संपन्न है। हाँ, ईआर है, राइट? ईआर लगता है इंजीनियर्स के आगे, ऑब्वियसली मैटर्स अ लॉट। ये मुझे नहीं पता था कि आज की डेट में जो कोर्सेज हो रहे हैं वो प्रॉपर एआई इंजीनियरिंग पे कोर्सेज ही हो रहे हैं। प्रॉपर बीटेक इन artificial intelligence and machine learning, artificial dual degree programs are there, machine learning learning phase से intelligence का, that is there, artificial intelligence with data science, ओह, that's that is nice. there. So Okay. borax on gold है, और ये सारे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं? obviously UGC approved, AICTE approved, सब चलता है। and secondary thing, अगर बच्चे के अंदर डेडिकेशन है और वो प्रॉपर चैनल के थ्रू चल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीरो ट्यूशन फी पे बच्चे को पढ़ा रही। बड़े कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जीरो ट्यूशन फीस पे पढ़ाई हो रही है आज? हाँ, इतनी फीस बढ़ चुकी है जीरो ट्यूशन फीस पे गवर्नमेंट पढ़ा रही है। कहाँ? किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स आर देयर। अच्छा। इफ द पेरेंट इज हैविंग अ इनकम ऑफ बिलो 8 लाख, स्टूडेंट कैन स्टडी ऑन जीरो ट्यूशन फी। जीरो ट्यूशन? Yes. स्कॉलरशिप पे? जीरो। हाँ, ओके, दैट्स नाइस। और ये ऑल इंडिया में हमारे जितने इंजीनियरिंग के हैं सभी के यहाँ अवेलेबल है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सब में? प्राइवेट कॉलेजेस आल्सो। प्राइवेट कॉलेजेस आल्सो, ओके, दैट्स नाइस। जेडब्ल्यू का अगर बच्चे ने अपियर किया है तो वो जीरो ट्यूशन फी पे पढ़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ तक आ चुकी है। क्या बात है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से सबको शायद पता हो, मेरे को ये अपडेट नहीं है, बट अगर आपको नहीं आइडिया तो फिर दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर आपका बच्चा सच में उस लेवल पे है जो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड यू आर नॉट फ्रॉम दैट फैमिली विच इज़ वेल टू डू एंड यू कैंट अफोर्ड दैट फोर्स काइंड ऑफ अ लेवल ऑफ एजुकेशन, देन डेफिनेटली आप ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसमें आप अपने बच्चे के साथ बात करके इनरोल करा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन, एट पार एजुकेशन ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको एआई में बच्चे का डिग्री कोई डिफरेंट कर रहा है, आइदर ही और सी इज डूइंग बीए और बीएससी, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है हमारी, जो आईआईटी का पोर्टल है, एनटीए स्वयं के थ्रू आईआईटी के प्रोफेसर्स के प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स हैं, प्रॉपर ट्यूटोरियल पार्ट हैं, एंड उसके थ्रू प्रॉपर एग्जामिनेशन के थ्रू बच्चा वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करके, आइदर वो बच्चा बीकॉम का है, वो एआई का अपना सर्टिफिकेशन करके उसको बीकॉम के साथ इंटीग्रेट करके वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। ओके, आप बोल रहे हो एआई सर्टिफिकेशन भी है, इंजीनियरिंग भी उसी साथ में हो रही है, और ये सारा का सारा जब इकट्ठा हो रहा है तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो आज की डेट में एक तैयार एक तरीके का इंजीनियर पहुंचेगा इंडस्ट्री में काम करने के लिए। एनटीए पोर्टल जो हमारा गिवन है, एनटीए पोर्टल में स्वयं पोर्टल इज देयर। स्वयं एनपीटीएल प्रोग्राम चलते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल एंड एनहांस लर्निंग, गवर्नमेंट ऑफ सब ऑनलाइन है? सब ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग, रिसेंट ट्रेंड में डीप लर्निंग, फेडरेटेड लर्निंग, सभी के रिसर्च सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आर दियर, 16 वीक प्रोग्राम्स आर दियर, 4 वीक्स प्रोग्राम्स आर दियर। उसका प्रॉपर एग्जाम होता है, प्रॉपर असाइनमेंट प्रॉपर बच्चा फिल करता है, देन उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपके साथ हर जगह वैलिड है, नॉट ओनली द नेशन, थ्रू आउट द ग्लोब। वाह, मतलब आप ये कह रहे हो ऑनलाइन वो एग्जाम दे देगा, ऑनलाइन ही उसका इवैल्यूएशन होके उसके पास आ जाएगा सर्टिफिकेट, अगर उसने क्लियर कर लिया है एग्जाम, एंड ही इज गुड टू गो, एंड दैट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया में कहीं भी है वो मान्य रहेगा, उसके क्रेडिट सिस्टम हर जगह ट्रांसफर होगा। दैट्स नाइस, वेरी नाइस। तो ये एआई से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज सारे अवेलेबल है? नॉट ओनली फ्रॉम इंजीनियरिंग, आइदर बच्चा बीए से है, अच्छा बीए से भी है, तब भी कर सकता है अपना। उसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर बच्चा बीए में पढ़ रहा है, वो किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, वो 2 सब्जेक्ट का क्रेडिट ट्रांसफर वहां से अपनी यूनिवर्सिटी में लेके
एआई के सब्जेक्ट अपनी मार्कशीट पे ला सकता है। ओके, तो जो बच्चे अगर नहीं पास हो रहे हैं तो वो एआई कर लें और उनको हर चीज का क्रेडिट बेनिफिट हो ट्रांसफर जाएगा सिस्टम इज एंड देन देयर। दे विल फ्लाई, एक्सेल हो जाएंगे फ्लाइंग कलर्स के साथ। ग्रेट, लवली, नाइस। और आपके पास 40 पेटेंट्स हैं। 40 पेटेंट्स कितना टाइम में आपने क्रिएट किए, और ये ज्ञान ही कहाँ से आया आपको कि मुझे पेटेंट्स पे काम करना है? मतलब दिस इज समथिंग सो डिफरेंट कि हर कोई नहीं सोच पाता है कि मुझे पेटेंट अपने नाम पे करने हैं। कहाँ से आया ये ख्याल, और ये जर्नी कैसे शुरू हुई? इट्स अ जर्नी ऑफ 11 years। 11 years, वाओ, 40 पेटेंट्स इन योर नेम, अमेजिंग। एक गुरुजी मेरे, आई वाज सिटिंग ओवर देयर इन अ लैब, ही कॉल्ड मी, विकास कहाँ पे है बेटा? मैंने कहा गुरुजी यहीं पे हूँ, एक बार बात करनी है, आ जा मेरे पास। आई वेंट ओवर देयर। बोलते हैं यार तुम पेपर पे काम कर रहे हो, उस पेपर क्यों ना और निखार के लाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे तुम्हारा नाम होना चाहिए। और वो ग्रोइंग एज थी, गुरुजी ने बोला। ये कितना इम्पैक्टफुल लाइन है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तुम्हारा नाम होना चाहिए। तो अपने आप में कितना एक एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है, और वो विश्वास आपके गुरु को है आप पे कि आपका नाम आ जाएगा, तुम इसको और बेटर पेपर को कर लो। तो पहली रिसर्च आपने क्या चीज़ पे की थी? क्या चीज़ थी वो जिसको रिसर्च को, मतलब की तो स्टार्टिंग में ऐसे ही होगी, ऐसा कोई विजन नहीं था, बाद में जब रिसर्च इतनी अच्छी हो गई कि आपके गुरु को लगा कि दिस इज मेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन ऑल्सो, तो क्या चीज़ की थी? द टाइटल वो जस्ट आर्टिफिशियल एआई लगा हुआ, और एक बहुत छोटा सा टाइटल था इमेज रिकॉग्निशन का। उस इमेज रिकॉग्निशन में ब्लरिंग का प्रॉब्लम था, और एज डिटेक्शन टेक्निक पे हमने, अगर बात करूं इनडायरेक्टली, कौन से ईयर की बात है ये? इट वाज 2015। ओके, 2015 में। तब 15 उस की टाइम बात। पे इतना नहीं रहता था इमेजेस को लेके। इमेजेस का जस्ट बात अगर करते हैं तो चोरी की गाड़ी पकड़ने का कंसेप्ट था, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। उस चोरी की गाड़ी पकड़ने के लिए एक बहुत छोटा सा लॉजिक बना था। उस लॉजिक के थ्रू कि गाड़ी का जो सरफेस है, वो जब गाड़ी निकल के जाएगी, आज की डेट में जो डिटेक्शन कर रहे हैं कि वो निकल के जा रही है, तो उसका एक सरफेस एरिया है। उस सरफेस एरिया को और कलर को डिटेक्ट करके गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं भी होती तो वो डिटेक्ट हो जाती है। उसके कुछ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन वाइज उसके कुछ कंडीशंस दे दी जाते हैं कि इन बाउंड्री कंडीशंस पे वो उसके एजेज हैं, जो कोने हैं वो बाउंड्री कंडीशंस बोले गए, उस बाउंड्री कंडीशंस पे काम किया। ओके ओके। मीन्स वो थॉट प्रोसेस जो है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। जो सोचा है वो मशीनों में उतार दिया है, करेक्ट, वही हमने अपने रियल लाइफ में उतार दिया है। तो उसी को वहां पे इम्प्लीमेंट हमने किया था। नाइस। ओके, तो वो आपकी पहली रिसर्च की शुरुआत थी, और फिर वो पेटेंट हुआ। पेटेंट का प्रोसेस क्या है? अगर किसी को पेटेंट कराना है तो उसको कैसे समझ में आएगा कि ये मेरी रिसर्च ऐसी है उस लेवल की कि मैं इसको अपने पेटेंट के लेवल पे लेके जाऊं? ये पहले तो समझ कैसे आएगा, और फिर मुझे आपसे प्रोसेस भी समझना है। पेटेंट के लेवल तक लेके जाने के लिए सबसे पहले जो भी कंसेप्ट आपका है उसको एक सिंगल पेपर के ऊपर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप तैयार कीजिए। ठीक है। तैयार करने के बाद आइदर एक कोई एक्सपर्ट ऐसा जो ऑलरेडी पेटेंट कर चुका है, क्योंकि दूसरे का जो किया हुआ एक्सपीरियंस है वो अपना जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसको बचा देगा हमारा। पर क्या ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, और वो क्या आपको हेल्प करने को तैयार हो जाएंगे? पेटेंट कराने के लिए सपोर्ट मिलता है? अगर किसी को जरूरत है डायरेक्टली कैन रीच टू मी, आई एम अवेलेबल ओवर देयर 24/7 आई एम अवेलेबल। ग्रेट। तो अगर किसी को अपनी किसी रिसर्च को पेटेंट कराना है तो विकास जी इज अवेलेबल। हाँ हाँ, आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन। राइट। सो उसको एक लेआउट को लेके आए, लेआउट को लेके आने के बाद देन जो भी पेटेंट ऑफिस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में उसका लिटरेचर ड्राफ्ट करें, उसका ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट करें। ड्राफ्ट होने के बाद उसका जो लीगल प्रोसेस है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना है, उसको करते हुए प्रॉपर एक एडवोकेट जो कि ऑथराइज है पेटेंट ऑफिस का जो टेस्ट होता है उसके थ्रू उसको आप फाइल करा दीजिए। इंडिविजुअल सेल्फ फाइलिंग का ऑप्शन भी है, लेकिन वो क्या है कि थोड़ा सा कंजेस्टेड इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें स्टार्टिंग फेज में अपने आप को निखारना पड़ता है। हाँ समझ, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 पेटेंट अगर किसी के थ्रू करवा लेंगे तो आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ। किस तरह से करनी है, लैंग्वेज क्या होनी है, उसको प्रोसेस क्या है, किसके पास जाना है, अप्लाई कैसे किया जाएगा, वो सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। एब्सोल्युटली राइट, दैट्स नाइस।
और ये जो पेटेंट है मतलब ये कोई भी करा सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, लाइक क्या ऐसे क्या है ये? डिपेंड करता है कि कोई भी चीज अगर मैं बनाता हूँ वो किसी चीज से थोड़ा भी अगर डिफरेंट है, देन दूसरा आदमी उस चीज पे अपना वर्चस्व स्थापित ना करे, ये ना बोले आके कि हाँ ये तो मैंने बनाई है। कई बार हम सुनते हैं यार मैंने मेहनत करी थी, वो उसने इस नाम का कमाया है, उसको कमाने का मौका ना दें, अपनी मेहनत अपने नाम। करेक्ट। तो ये पेटेंट का फायदा हो जाता है अगर आपने कुछ भी अलग तरीके से किया है। आपका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले इंटेलिजेंस आई थी, या तो वो कैसे समझ में आती है लोगों को? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी पुरानी है, आप उससे पहले इंटेलिजेंस की बात करते हो, तो मुझे इंटेलिजेंस भी समझनी है। इंटेलिजेंस इज जस्ट अ बुद्धिमत्ता। अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ, बुद्धिमत्ता मेरा जो अपना सोचने की, विचारने की शक्ति, तर्क शक्ति, जिनके साथ में मैं अपने जीवन के आस पड़ोस की चीज़ों को इजी वे में चला रहा हूँ, वही मेरा इंटेलिजेंस है। ठीक है, ब्रेन में हमारी जो कैपेसिटी है टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स या टू डिलीवर थिंग्स। और अगर इसको मैं आर्टिफिशियली मशीनों में भी लेके आया हूँ, तो जो मेरा सोचने की शक्ति, ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, उस होगा या नहीं होगा, इफ और देन, इस रूल को ही मैंने मशीन्स में उतारा है, इसी को मैं कंट्रोलर्स के ऊपर लेके आया हूँ, या फिर पूरा रिसर्चर जो डोमेन है वो काम कर रहा है, वो सिंपली हमारे जो सोचने की शक्ति है उसी को यहाँ पे लेके आए हैं। राइट। तो इंटेलिजेंस तो हर तरीके की होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, तो बहुत तरीके की इंटेलिजेंस होती है। रिसेंट ट्रेंड में अभी AGI इज देयर, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वो क्या है? कॉमन सेंस? कॉमन सेंस के साथ साथ अभी तक AI में था, AI कैन रिप्लेस अ पर्सन और अ टीचर, बट AGI विल रिप्लेस। कैसे समझाइए थोड़ा सा। AGI विल रिप्लेस अ पर्सन। AGI कैन रिप्लेस अ पर्सन इन द टाइम्स टू कम। Within 4 years, AGI कैन रिप्लेस अ पर्सन। ओके, तो ये तो वैसे ही सब लोग कह रहे हैं कि AI से ही उनकी नौकरियां खत्म हो रही हैं। AI से नौकरी नहीं खत्म हो रही हैं। अच्छा। अपने आप को हमने समय के साथ अगर अपडेट नहीं किया, इसलिए नौकरी खत्म हो रही है। आपकी अगर AI से दोस्ती नहीं बढ़ी तो आपकी नौकरी खतरे में है, अदरवाइज AI आपकी नौकरी नहीं ले रहा। अब दोस्ती, हम जो लेमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं प्रॉम्प्ट लिखना, वहाँ तक ही AI लिमिटेड नहीं है। उसके पीछे भी उसको डेवलप करने में जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे काम करना है हमको। तो ये नॉर्मल आदमी थोड़ी काम करेगा उन सब चीज़ों पे। जॉब्स जहाँ पे फिनिश हो रही हैं वो मेन जो डोमेन है वो रिसर्च, बेसिकली डेवलपर का डोमेन है, एंड डेवलपर कैन डू। अ सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम जो है सारा काम AI करके दे देगा। सिर्फ वहीं पे रिसेशन आया है, बाकी सब जगह मैं देख रहा हूँ तो AI की वजह से मार्केट में ग्रोथ आई है। कितने तो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जो बोलते हैं कि उनका सब कुछ आज नानो बनानो, और ये कितने सारे क्रिएटिव्स के लिए भी बन चुके हैं सॉफ्टवेयर। नॉट सो। नॉट सो। हाँ, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हैं? या ओके। आई एम एक्सपर्ट, आई एम हैविंग एक्सपर्टाइज इन कोरल ड्रॉ। ओके। मेरे मार्केट में कहीं तक भी रिसेशन नहीं है। मेरा पूरा मार्केट जो है वो इंडिया है, इराक, ईरान, कुवैत, ताइवान, मलेशिया, थ्रू आउट द ग्लोब आई एम हैविंग द क्लाइंट्स एंड दे आर वर्किंग विद मी, बिकॉज AI को आपने प्रॉम्प्ट लिखा, वो प्रॉम्प्ट लिख के आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो दे रहा है, बट जो उसके ऊपर का फॉर्मेशन है, उसके साथ में जो कंटेंट का एग्जैक्ट क्रिएशन है वो एग्जैक्ट नहीं देगा। एंड सेकेंडरी थिंग, वो जो इमेज देगा, एडिटिंग इज नॉट पॉसिबल ओवर देयर। आपको फ्री हैंड वर्किंग नहीं होगी, वो आपका लिमिटेड वर्किंग है। और आपको अगर रेगुलर रन में, लॉन्ग रन में काम करना है, अगर मैं सिंपल वे में बात करता हूँ, किसी भी कॉर्पोरेट का कोई कैटलॉग है, उसमें अगर कहीं कोई छोटा अमेंडमेंट या रूल में कोई चेंज आ जाता है और आप अगर उसकी JPG क्रिएट करके रख देंगे तो चेंज इज नॉट पॉसिबल। एंड इफ अगर आप कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा बोला गया है कि जहाँ चीट लग गई वहाँ चोरी है, तो वो काउंटिंग किस में होगी? अनएथिकल प्रोसेस में। सो बी एथिकल, गो ऑन द सिंपल प्रोसेस। हाँ, आप एक आइडिया ले सकते हैं कि उससे पूछ सकते हैं मेरे को कोई क्रिएटिव का आइडिया दे दे, उस थॉट प्रोसेस पे चल के हम आगे चल सकते हैं। एक तरीके की वो रिसर्च और डीप रिसर्च दे देगा कि क्या नया ट्रेंड चल रहा है, ब्रांडिंग नॉर्म्स क्या हैं, वो चीज़ों का आप आइडिया लेके, बट यू क्रिएट योर ओन। और स्पेशली अगर जब इन डेप्थ क्रिएशन करनी है जहाँ पे एडिटिंग की ज़रूरत है या फाइल में मॉडिफिकेशंस होने हैं, वहाँ AI का अभी ग्राफिक्स में उतना नहीं वो है। इवन AI का जब भी हम कोई भी चैट GPT के थ्रू या फिर जेमिनी के थ्रू हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी इमेज हमने बनाई है, वो लास्ट में एक लाइन लिखता है, यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वर्क, काइंडली डू चेक।
हाँ, वो कुछ ऐसा बोलता है कि दिस इज अ एआई क्रिएटेड इमेज। एब्सोल्युटली। हाँ, सो प्लीज रेक्टिफाई और चेक योरसेल्फ बिफोर इम्प्लीमेंटिंग, ऐसा कुछ बोलता है हाँ, वो नीचे, वो एक अगर बोल रहा डिस्क्लेमर है आता है तो उसका। उसने क्या बोल दिया, अगर कोई काम में गलती हुई है तो आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप जिम्मेदार हो गए हैं उस काम के तो आप जिम्मेदार हैं। सेकेंडरी थिंग, आप जो कंटेंट उसको लिख के देते हैं एग्जैक्टली वो मैच नहीं होता है। हाँ, ये तो एक प्रॉब्लम मैंने भी ऑब्जर्व किया। अगर मैं कभी, क्योंकि मेरे को तो नहीं ख्याल आता है, तो मैं अगर उस चीज को एआई के थ्रू बनाने की कोशिश करूं तो मेरे दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन है कि ऐसी इमेज बन जानी चाहिए, बट वो एक अलग ही तरीके की इमेज बनाता है जो कभी ना कभी रेजोनेट भी नहीं करती उस कॉन्टेक्स्ट के साथ या उस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ जहां मुझे जाना है उसके साथ। ये प्रॉब्लम तो रहती है, तो वहाँ प्रॉम्प्ट की दिक्कत है। अब प्रॉम्प्ट क्रिएशन इज ऑल्सो देयर। प्रॉम्प्ट के अलावा भी, प्रॉम्प्ट हमने जो लिखा है लेकिन उससे पहले एआई का बेसिकली उसका जो वर्किंग है वो ये है कि मेरे से पहले जिसने वो क्वेश्चन पूछा, मैंने अभी पूछा कि दिस बी पर्सन इज द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेशन। थोड़ी देर बाद अगर किसी ने पूछा हु इज बी, तो वो हर जगह बी को वो बेस्ट प्रेसिडेंट बता देगा। अनटिल एंड अनलेस बी दैट बी पर्सन इज नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ एनी नेशन, क्योंकि उसको जो प्रॉम्प्ट अभी दे दिया गया, मैंने जो सोचा है, जो मैं अपने प्रॉम्प्ट रख रहा हूँ, जो मेरा इफ देन लॉजिक है, जो मेरा अपना सोचने की शक्ति है, उस पर वो काम कर रहा है। तो आपका कहना ये है, अगर मैंने कल को बोला कि डॉक्टर विकास भारद्वाज एक फुटबॉल प्लेयर है, तो एआई के दिमाग में फुटबॉल प्लेयर ही बैठ जाएगा। एग्जैक्टली ये वो नहीं है कि क्या आप असली में हो, बट क्या आप उसे प्रॉम्प्ट दे रहे हो। तो आपने अगर उसे मिसगाइड कर दिया, तो मैं अगर कह दूँ डॉक्टर विकास भारद्वाज पॉलिटिशियन है, फिल्म मेकर है और एक फुटबॉल प्लेयर है, तो वो आपकी रियल आइडेंटिटी जो रिसर्चर है, कॉर्पोरेट स्पीकर है या आप एंटरप्रेन्योर हो, उन सब से अलग हटके वो उस प्रॉम्प्ट पे ही चलने लग जाएगा। एंड सेकेंडरी एक चीज़ और इसमें हमने नोटिस किया है, जब हम सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक को, तो उस टॉपिक में उसके पास हिस्ट्री 21 के पहली नहीं है, उसके पास 20 से पुरानी हिस्ट्री नहीं है, उसके पास 22 से पुरानी हिस्ट्री नहीं है। हमने रियल लाइफ में जब चैट जीपीटी 2.5 आया था तब एआई का नाम सुना है। पर सब बोलते हैं एआई तो 1900 सदी से है, शायद 19वीं सदी से यूज हो रहा है। 19वीं सदी से यूज हुआ है फजी लॉजिक के यूज के साथ में। तो नया But तो नहीं है एआई, नया नहीं है, लेकिन जो चैट जीपीटी और ये चीजें हम अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं, कॉमनैलिटी यूसेजेस जो आए हैं वो अभी फीचर्स नए वो देख रहे हैं। लेकिन एआई सिर्फ इस चैट जीपीटी और जेमिनी तक ही लिमिटेड नहीं है। एआई बहुत कुछ है। अगर मैं घर की पानी की टंकी के ऊपर बात करता हूँ, पहले कंट्रोलर काम करता था, वो बोलता था टंकी फुल, हम जाके स्विच ऑफ करते थे। हाँ। अभी वहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एआई के इनेबल्ड एक छोटी सी डिवाइस लग जा रही है, जैसे ही टैंक 95% पे पहुँचता है वो खुद बंद कर देता है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ऑटोमेटिकली। तो वो मेरा जो इंटेलिजेंस है, वो जो सोचने की शक्ति है, वो वहां पे लग गई है। घर की वॉशिंग मशीन है, अगर उसका मैं पिछले 25 साल का रिवॉल्यूशन देखता हूँ, वो भी पूरा एआई इनेबल्ड है। अगर मैं घर के इन्वर्टर की बात करता हूँ, उस पर भी कोने पे पहले चिट लगी आती थी, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड, दिस इज आईओटी इनेबल्ड। वो वायरलेसली भी काम कर रहे हैं, कुछ कंट्रोलर्स उसके वायरलेसली काम कर रहे हैं। तो हमारे जो गैजेट्स हैं होम अप्लायंसेस के, वो अपडेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई। आपका स्मार्ट होम सिस्टम आज की डेट में आ रहा है, और आपका जितना भी होटल्स का आप देख रहे हैं, डोर्स हैं या जो भी चीजें हैं, या फिर आप सिस्टम है, हाँ रिसेप्शन एरिया की आप देखते हैं, आप जैसे एंट्री लेते हैं गेट ऑन हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। आजकल तो लाइट भी चल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, वो सेंस करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स का सिस्टम आ चुका है, और पहला एआई सिटी लखनऊ बहुत जल्दी हम देख लेंगे, देने वाले हैं। उसके बाद पहली भारत की एआई यूनिवर्सिटी आने वाली है। वो कहाँ आने वाली है? ये जो प्रोजेक्ट बेसिकली एमपी के लिए चल रहा है अभी, और बहुत जल्दी ऑन पेपर्स आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी। हाँ, तो और पहला सब कुछ एआई ड्रिवन होगा ऑब्वियसली, और पहला एआई सिटी लखनऊ प्रोजेक्ट है। हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। That's very nice. अभी तक हम एआई स्कूल सुन रहे हैं, बट वो प्रॉपरली नहीं है। उनके पास एक छोटा लैब है, लैब सेटअप है, उसमें रोबोटिक सेटअप वगैरह उनके पास अवेलेबल है, बट अभी प्योर फुल्ली वर्किंग वो एआई सिटी आदमी तो रहेंगे, लेकिन जितना भी मेरा ट्रैफिक सिस्टम है, जितना भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, जितना भी मेरी रोड लाइट सिस्टम है, सब चीज़ें कंट्रोल होंगी एआई के थ्रू।
ओके। वहाँ पे कंट्रोलर्स काम कर रहे हैं। ये जेमिनी और जो चैट जीपीटी है, ये बहुत लिमिटेड पार्ट है जो हम रियल लाइफ में ही देख रहे हैं सिर्फ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत जगह, इवन अभी फ्यूचर में हर घर में मिलने वाला है 10 साल के अंदर कि मैं सो के तो 5 बजे उठ रहा हूँ, उठने के बाद जो आधा घंटा घर की डस्टिंग क्लीनिंग है फ्लोर की, वो एक मॉप करेगा। हाँ, वो आजकल एक छोटे से वो आ रहे हैं वैक्यूम क्लीनर्स, बहुत छोटे से होते हैं, कॉम्पैक्ट रादर, वो ऐसी छोटी जगहों पे भी घुस जाते हैं जहाँ आप कहीं भी कभी झाड़ू पोछा नहीं लगा पाते, आपका हाथ नहीं जाता, तो वो आ रहे हैं ना आजकल। वो क्या बोलते हैं, क्लीनर्स, वैक्यूम वो क्लीनर्स? सिंपली वैक्यूम क्लीनर है। बट अभी ये होने वाला है कि आपके सो के उठने से पहले आपके घर में झाड़ू भी लगी होगी और पोछा भी लगा होगा। टाइम मतलब उस टाइम पे अपने आप लग अपने जाएगा। आप लग जाएगा। आपको ऑन नहीं करना, आपने उसको आपको कुछ नहीं सिर्फ करना। अपने अलेक्सा को ये कमांड देनी है हम्म, कि अलेक्सा टुमारो मॉर्निंग एट 4 AM यू हैव टू डू दिस, तो वो खुद कर देगा। वाह, मतलब वो अपने आप ऑन होके क्लीन करके साइड पे चला जाएगा। साइड में कॉर्नर में खड़ा हो जाएगा। दैट्स अमेजिंग। और इवन जहाँ पे उसका कोई भी डस्टबिन आपका लगा होगा, उस डस्टबिन में जाके अपने आप को खाली भी कर देगा, अपने आप को क्लीन भी कर लेगा। कर देगा। ओह, दैट्स इवन नाइस। टैप के नीचे जाएगा, वो टैप भी ऑन खुद होगी और वो टैप से वॉशिंग उसका खुद हो जाएगा। ये तक बेसिकली पॉसिबिलिटी है। हमारे घर में जो मेड्स हैं उनकी धीरे धीरे आवश्यकता शायद कम हो जाए। आप कह सकते हो जाएगी, लेकिन वो क्या है कि एक जो छोटा पार्ट है जिसको लेके हम चिंतित रहते हैं कि ये पैरों के निशान नहीं होने चाहिए, तो वो निशान नहीं मिलेंगे हमें। राइट, राइट। अगर आपने वो टाइम सेट कर दिया, वो उस टाइम पे अपने आप करके क्लीन, ऑटोमेटिकली, तो मॉर्निंग में आपको क्लीन होके सब चीजें मिल जाएंगी। यू जस्ट नीड टू सेट सिस्टम वन टाइम में। दैट्स ग्रेट, राइट। अब जैसे हम अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आज का एजुकेशन कितना रेलेवेंट है? अभी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत रेवोल्यूशंस लेके आए हैं, नॉर्मल स्कूल का जितना एजुकेशन है वो सब चेंज हुआ है, तो अब जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है ज़्यादा रेलेवेंट बन रहा है इन कंपैरिजन टू द अर्लियर वंस? क्योंकि पहले लोग कहते थे ये मुगल और इन सब की स्टोरीज जो डाल दी हैं, दे आर नॉट रेलिवेंट टू अस, हमारी कल्चर को रिलेट नहीं कर पाती हैं ये चीज़ें, हमारे लिए शायद इनकी उतना ज़रूरी भी नहीं है। तो क्या अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आज के डेट में ठीक है, और नहीं तो क्या और बेटर हो सकता है? इसको बहुत कैसे हद तक चीज़ें सुधारी गई हैं। और जो रिलेवेंसी इर्रेलेवेंसी की बात करते हैं, उसमें अगर मैं उस फैक्टर को देखता हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें डमी पढ़ाई जा रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जैसे एज ए मार्क्स फॉर्म में थी, बट उनको ट्रांसपेरेंट वे में लेके गया हुआ है। प्रैक्टिकली उनका कोई रिलेटेबल राइट करे का यूसेज नहीं था किसी के क्योंकि लिए। अगर मैं 6th क्लास की और 7th क्लास की उस किताब का जो कवर पेज है उस पर लिखा है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास बात करता हूं तो वो भारत के अंदर होना चाहिए ना। उस किताब में कहीं उपनिषद का जिक्र ही नहीं था। पहले क्या था कि मेरे भारत में जो बच्चा था वो शिक्षक के समीप बैठकर पढ़ता था, एक दूरी होती थी कि हाँ ये आसन यहाँ गुरु का है, ये आसन यहाँ शिष्य का है, तो वो बैठकर पढ़ता था। उसको उपनिषदीय ज्ञान बोलते थे। मैकाले पद्धति के अकॉर्डिंग इस उपनिषदीय ज्ञान को, क्योंकि वो क्या है कि सेमी सर्कल, उसको मंडल बोलते थे, सेमी सर्कल या मंडल में बैठकर बच्चा पढ़ता था, तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता था बच्चे का अध्यापक के साथ। आज की डेट में क्या, रो में कतारों में बच्चे बैठने लगे। वो कतारों में क्या है तो डिस्ट्रीब्यूटेड नॉलेज। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल फंडा है कि एनर्जी को जब हम सामने से फेंकेंगे तो सबके पास जाएगी, लेकिन वो जब स्टेप बाय स्टेप पहुंचेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में होगी। हो गए उसके एनर्जी, 500 ग्राम का दिमाग है, सबके पास समान कैप्चरिंग की वो है कैपेबिलिटी, लेकिन वो क्या है जब आगे के पीछे बच्चा पीछे छिप गया तो नहीं पहुंच पाया। उस उपनिषद ज्ञान को यहाँ से गायब ही कर दिया था। अब फिर दोबारा से उसको कहीं ना कहीं जोड़ दिया गया है। मैकाले ने इस चीज को क्या कर दिया था कि उपनिषद को क्या ट्यूशन सिस्टम में ले आओ। उस उपनिषद ट्यूशन को, उपनिषद ज्ञान जो था उसी को तो ट्यूशन सिस्टम में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन क्लासरूम को क्लासरूम जैसा इफेक्टिव बनाना, शिक्षक का गुरु और शिष्य का नाता उतना बना रहे, उन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। और सबसे पहली ज़रूरत है इस चीज़ को देखते हुए, अगर मैं इतिहास का अपडेट या भूगोल का अपडेट, क्योंकि अभी किताबें मैंने थोड़ा देखी हैं, तो जो मेरे भारत का था, रियलिटी थी, उनको एग्जैक्ट में उसमें उतारा गया है। पता होना चाहिए मेरे बच्चे को कि मेरा भारत था कैसे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मेरे भारत के पास थी, जिसको जला दिया गया, और वो इतने सालों तक जलती रही, और जलने के बाद भी वो कोई खत्म नहीं कर पाया। नालंदा विश्वविद्यालय, तो उसको दोबारा से जीवित करने के प्रमाण हैं। कितना कर दिया गया, लेकिन था ना मेरे पास, उनको छुपाने की जरूरत नहीं थी। ये तो एक राष्ट्र है जिसकी बहुत दूर तक जड़ें हैं,
होना चाहिए। और ये जो भी चेंज हुआ है वो एक्सेप्टेबल है बच्चों के लिए। पता होना चाहिए मेरा भारत था कैसा। अब दादी नाना अगर नहीं पढ़ा रहे हैं और बच्चा फ्लैट सिस्टम में पहुंच गया, तो दादी नाना जिस टाइप की वो कहानियां बताते हैं उससे बच्चा टच में तो रहेगा कम से कम। वो चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। तो वो चीज़ें वापस से हम करिकुलम में लाने की कोशिश कर रहे हैं आज के डेट में। बहुत हद तक आ भी चुकी हैं और वो ज़रूरत है भारत की। राइट। क्योंकि मेरा भारत इतना महान है कि हम इसको भारत माता कहकर बुलाते हैं। देश को एक माता का रूप दिया गया है। तो मैं कितने एक अच्छे, तो मैं बोलता हूँ मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। मैं धन्य हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि देवता तक और भगवान भी खुद चाहते हैं कि मैं इस भारत भूमि पर आऊँ। करेक्ट। नहीं, खैर आई थिंक ये काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा, पर बहुत लोगों को नहीं भी लगता है। चलिए, उसकी डिबेट में तो हम नहीं जा रहे हैं। और मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे रिसर्च एक टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट मानी जाती थी, या रिसर्च ऐसी चीज़ होती थी शायद पेशेंस चाहिए बहुत। बहुत बार रिसर्च पेपर्स एक्सेप्ट नहीं होते। आप पीएचडी करने के लिए निकलते हो, आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, यानी कि पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स कह लो, या फिर उसके बाद आप पीएचडी के लिए कोशिश करते हैं अप्लाई करने के लिए। तो क्या हर किसी के लिए पीएचडी बनी है? हु इज़ द राइट पर्सन जो पीएचडी करे? और रिसर्च की दुनिया में कैसे चेंजेस आए हैं आज के डेट में? एक्सेप्टेबल है ज़्यादा? इंडिया कितना अच्छा कर रहा है? ये मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। इंडिया इज डूइंग गुड। अभी कुछ आंकड़े 2-3 दिन पहले सामने आए हैं, तो हम रेड पट्टी पर नहीं हैं रिसर्च के टर्म्स में। हाँ, हम रेड पट्टी पर नहीं है। वी आर डूइंग गुड। और हमारी जितने भी आईआईटीज, एनआईटीज या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छे नए ज़माने के लैब सेटअप हो रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से करिकुलम्स भी डिजाइन हो रहे हैं। सेकेंडरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो लेकर आए हैं, उसमें कि बच्चे को वो खान पान अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसके अंदर वो उस लेवल की ताकत नहीं है, तो उसको पार्शियली बाई पार्ट्स चीज़ों को कवर करने का ऑप्शन भी दिया गया है कि 1 साल में आप इसको डिप्लोमा कवर कीजिए, एक सर्टिफिकेशन कवर कीजिए, सेकेंड ईयर में आपका डिप्लोमा हो जाए, थर्ड ईयर में 3 ईयर प्रोग्राम हो जाए, फोर्थ ईयर में डिग्री प्रोग्राम प्रॉपर। मतलब एक बच्चे को ना कंफर्ट जोन थोड़ा दिया गया, चीज़ों में इनोवेशंस लेके आए गए, हाइब्रिडाइजेशन किया गया। अभी मैंने जो डिस्कस किया था कि बीए वाला बच्चा और एआई का प्रोग्राम करके अपनी डिग्री को और अच्छा, लेकिन बोरेक्सॉन गोल्ड हो गया ना डिग्री के ऊपर। वो सब प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत हद तक काम हो रहा है और बहुत अच्छा इनोवेशन। हमारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे अच्छे वाइस चांसलर्स, इवन अगर मैं यूपी की बात करता हूँ तो डॉक्टर डीएस चौहान ने जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, उस उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी को एक बहुत अच्छा रिनोन्ड नाम था। बच्चे का एक सपना होता था एक टाइम पे भी, जब डीएस चौहान ने इसकी नींव लेके आया कि मैं यूपीटीयू में एडमिशन लूंगा। तो एजुकेशन सिस्टम पे तो बहुत अच्छे रिनोन्ड एकेडमिशियंस बहुत अच्छे से काम करें। ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स हैं मेरे यहाँ कि आईआईटीज में अगर मैं डॉक्टर भीम सिंह की बात करता हूँ आईआईटी दिल्ली से, वो अगर किसी बच्चे को अपने अंदर ले लेते हैं तो बच्चा एक क्रीम निकल के आता है। उनका जो समय है उनके साथ गुजारा हो, क्योंकि वो क्या है, उस बच्चे को सबसे पहली बात वह है ना कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो वो कृपा जो उनकी होती है वो उसको उस ओरा में लेके आ जाते हैं। और गुरु की ओरा बहुत ज़्यादा मैटर करती है, भले ही कुछ ना आता हो, लेकिन गुरु भारी पत्थर है, किनारे पर बैठे हैं, बच्चा आएगा कोई तो बच के निकल रहा है ऐसे, कोई बच्चा क्या है कि पत्थर का कण ले गया है, कोई रेत का कण लेके, तो वो क्वालिटी उनसे जो भी लेके चला गया वो क्वालिटी ही उस बच्चे के अंदर आगे निखर के आती है और वही गुरु रूप में आगे चलती है कि हाँ मैं ये क्वालिटी लेके आया हूँ। और पेशेंस की अगर बात करता हूँ, जो आपने पूछा है, पेशेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं अपना एक एग्जाम्पल अगर छोटा बताता हूँ, व्हेन आई वाज डूइंग एमटेक टाइम पर मेरा सोलर मॉडल पे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, 7 महीने बाद मेरा पहला रिजल्ट आया। 7 महीने का वो टाइम, मतलब आप 7 महीने तक उसको बेटर एक मॉडल रिसर्च करके एक बेटर मॉडल बनाने की कोशिश करते रहे। मैं मॉडल बनाता था, हाँ, बनाया, इस पे सिमुलेशन किया, रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट वो नहीं आ रहा है, मीन्स मेरे को कर्व चाहिए ऐसे, ये कर्व ना कि वो ऐसे जा रहा है, नहीं होगा। शाम को आया, डिनर किया, लैपटॉप के सामने बैठ गए, फिर एक तो मॉडलिंग दिन में की, यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, शाम को आया, फिर लगा थोड़ा सा बूम किया,
फिर स्टडी करी, चलो ये पैरामीटर चेंज करते हैं, फिर मॉडलिंग दोबारा करी। 7 महीने बाद जिस दिन रिजल्ट आया, माय गॉड वाज टू मच हैप्पी, तू ही तो मेरा पुत्र है। अरे यार, मतलब वो ना जान में जान होना बोलते हैं कि नहीं तो उससे पहले ये डर था यार डांट ना दे फिर सर, क्योंकि वो पूछते थे क्या ग्रोथ है, और 7 महीने का मतलब 3 प्रोग्रेस रिपोर्ट, 3 प्रोग्रेस रिपोर्ट में आई एम सिमुलेटिंग। अब वो 3 प्रोग्रेस रिपोर्ट में सेम वर्ड को बोलना, जिस टाइम पे एक्सपर्ट बैठे होंगे सामने और मैं इधर से प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, कितनी बेइज्जती होती है। पर आई थिंक रिसर्च का मतलब ही यही है, टाइम लगता है क्योंकि हाँ। आप कुछ नया करना चाह रहे हो, उस नए का आपके पास कुछ बेसिस नहीं है, पीछे बैकग्राउंड नहीं है, तो आप उस पर काम करते ही रहोगे रिजल्ट लाने के लिए। इवन होता ये है कि किसी भी चीज को करने के लिए मुझे 10 पैरामीटर पे काम करना है, उन 10 पैरामीटर में से 9 सही है, एक 10वां पैरामीटर 0.0001 के डिफरेंस पे वेरी कर जाता है कई बार। राइट, और वो ढूंढना अपने आप में, उस एरर को निकालना एक पुरानी बड़ा रिसर्च task हो पढ़ना जाता है, बुक का भी हेल्प लेना है, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स का भी हेल्प लेना है, करते जाना है, कंटिन्यूस एफर्ट्स। राइट। और कैसे इंडिया में रिसर्च बढ़ रही है, और इंडिया में रिसर्च क्या सिर्फ पर्टिकुलरली एक टेक्नोलॉजी पे या साइंस पे ही होती है, या रिसर्च और भी टॉपिक्स पे की जा सकती है? रिसर्च के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, रिसर्च ईच एंड एवरी पॉइंट इज एलिजिबल टू बी रिसर्च। अच्छा, कोई भी पॉइंट पे किसी आप भी पॉइंट रिसर्च पे, कर लो। इवन बात अगर करते हैं तो सड़क चलते हुए हम पेड़ों की जो छाव देखते हैं उनके एंगल्स तक पे रिसर्च हो रही है, प्लेन उड़ रहा है उसका प्रोपल्सन, उसके पैरामीटर्स तक पे रिसर्च हुई है, उसकी हाइट बढ़ाते हुए डिस्टेंस को कम टाइम में ज़्यादा कवर करना, उस तक को सिमुलेट कर दिया जाता है। बहुत हार्डकोर टेक्निकल लैंग्वेज में जाने के बाद बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और नॉट ओनली फ्रॉम कि हाँ साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, आप अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तब भी हो सकता है, आप अगर मैनेजमेंट बैकग्राउंड में, मैनेजमेंट में बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल, आज की डेट में चैटबॉट अवेलेबल है हमारे पास, प्योरली एआई बेस्ड काम कर रहा है, सामने एचआर होगा ही नहीं, आपका प्योर इंटरव्यू हो जाएगा। कैसे? चैटबॉट विल इंटरव्यू। चैटबॉट विल इंटरव्यू। तो चैटबॉट पर्सनालिटी को कैसे पहचानेगा कि ये इसका सही है या वो नर्वस है? इवन तो चैटबॉट, और दूसरा बात ये भी, चैटबॉट अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है मैं तो गूगल करके उसको क्वेश्चन के आंसर्स ही निकाल लूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई बैठा भी नहीं है। आप गूगल करके आंसर निकालेंगे, लेकिन जो आपका सामने आप आंसर निकाल रहे हैं, आपकी आई के अंदर एक इमेज बनती है उसकी, वो डिटेक्ट करके बता देगा इतने % थ्रेट वो देयर। आई की इमेज बनती है, वो एआई निकाल के बता देगा? वो चैटबॉट बता देगा कि सामने जो इमेज थी वो डिस्प्ले पे मैप ब्लैंक व्हाइट स्क्रीन नहीं था, वहां पे कुछ वर्ड आ रहे थे। ये चैटबॉट देख सकेगा? हाँ, इतना लेवल का ह्यूमन बिहेवियर वो स्टडी कर लेगा, इतने इवन फीचर्स को। आपने विद इन अ मिनट कितनी बार आई ब्लिंक किया ये भी बताएगा, कितने % आप नर्वस थे, आपका फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश कितना था ये वो बताएगा, आपने कितना फनेटिक यूज किया, क्या फ्लुएंसी थी, वो पूरा पैरामीटर एक इंटरव्यू रिपोर्ट निकल के आएगी आपकी, दिस % फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश, दिस मच कॉन्फिडेंस, 40 बार इसने आई ब्लिंक की। ज्यादा आई ब्लिंक करने का मतलब है कि आप या तो कंफ्यूज हो, या तो आप सोच ज्यादा रहे हो, या आप फियर में हो। एंड व्हाट इज योर बॉडी जेस्चर, क्या सूटअप प्रॉपर था, सेकंड बटन वॉज ओपन, फर्स्ट बटन वॉज ओपन, टाई वॉज देयर, ये सब वो डिटेल्स नोट करेगा। हाँ, इवन इतना तक भी बताएगा कि टाई का नोट जो था वो रिवर्स में था या रेगुलर था। ये भी एआई बता देगा? हाँ, ओके। उसमें एक लॉजिक लगा है कि अगर ये एंगल 65 डिग्री पे घूम के ऐसे आएगा तो ये सीधी टाई है, और अगर ये 45 डिग्री पे रिवर्स लाइन दिख रही है तो ये उल्टी टाई है, वो प्रॉपर लॉजिक है उसमें। वाओ, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में एचआर के जो लोग हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे कंपनीज में? एचआर के लोग कम नहीं होंगे, इंटरव्यू फेज हो गया, लेकिन स्क्रूटनी होने के बाद जो मल्टी बल्क काम है वो कम टाइम में हो गया है। तो आप बोल रहे हो कि एक फर्स्ट लेवल की जो स्क्रीनिंग है वो थ्रू चैटबॉट और एआई से हो जाएगी। सो ये फिजिकल इंटरव्यू होगा या ये इंटरव्यूज ऑनलाइन ही होंगे? ऑनलाइन। ऑनलाइन फिजिकल भी हो सकते हैं वैसे? हाँ, फिजिकल कर सकते हैं, वो एक एआई रूम, कोई भी स्मार्ट रूम के अंदर। हाँ,
क्योंकि सिस्टम विल बी देयर। तो वो आई फीचर्स और ये सब ऑनलाइन भी डिटेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ओके। कैमरा के सामने आप बैठे हैं, हम्म। उस कैमरा के अंदर वो विजन सब अवेलेबल है। ओके, तो उतना हमने ट्रेन कर दिया है आ, चैटबॉट को इस हाँ, वो लेवल का। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट है, DIP, उसमें वो सब चीज़ें हो रही हैं। ओके, एंड दैट इज अवेलेबल, ऐसे तरीके के चैटबॉट्स ऑलरेडी मार्केट में है आई एम इंडिया में? हैविंग अ पेटेंट ऑन दिस। यू आर हैविंग अ पेटेंट ऑन दिस? पेटेंट है, ओके, नाइस, ठीक है। एंड ऑल्सो एक पेपर भी मेरा इस चैटबॉट स्टडी पे है। जितना मैंने बताया इसमें से 40% उसमें कवर है। ओके, ये चीजें मीन्स कवर है ह्यूमन already। बिहेवियर और चैटबॉट प्लस ये 3 चीज़ें कवर करके चला हूँ। और साथ में इसको लेते हुए उस कैंडिडेट का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको डिटेक्ट करते हुए उसका वो कितना हेल्दी है परसेंटेज में, वो भी डिटेक्ट कर दिया है। आदमी सामने बैठ के ये नहीं छुपा सकता कि मुझे ब्लड शुगर है। क्यों, टेस्ट तो हुआ नहीं उसका? उसका टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उसकी बॉडी के कुछ जेस्चर्स ऐसे हैं कि स्किन कलर अगर इस लेवल से इस लेवल तक डाउन आता है इस पर्टिकुलर टाइम में, वहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, मेडिकल टर्म्स, वो डिटेक्ट करके बता देंगी। बॉडी की स्किन को सिर्फ स्कैन करके? हाँ। और आपको उसने कोई अभी ब्लड सैंपल नहीं लिया है, कोई निडल प्रिक नहीं हुआ है, कुछ नहीं, फिर भी एंड इट इज एक्यूरेट? या इट विल बी एक्यूरेट? इट विल बी, बिकॉज शुगर की कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि वो बॉडी की हमारे ना फेस से ही रिकॉग्नाइज हो जाती। इवन BP तक का भी लेवल बता देगा बैठे बैठे सामने। वाओ, दैट इज नाइस। क्योंकि मेडिकल साइंस में आज की डेट में लॉजिक वाइज AI बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आई थिंक AI रोबोटिक्स है हॉस्पिटल्स में आज की डेट में। AI सर्जरीज तो हुई रही है। सोफिया इज देयर ना। सोफिया क्या है? AI इनेबल्ड वो पहला रोबोट है। अच्छा, रोबोट का नाम है? हाँ, जो कि जिसके पास सऊदी अरबिया की नागरिकता है और वो एक नर्स का काम करती है। हाँ, ओके, सऊदी अरेबिया में एक रोबोट है। हाँ, वो नर्स का काम करती हाँ, है। और उसके पास सऊदी अरबिया की नागरिकता है। नेशनैलिटी है सऊदी अरेबिया की। या ओके, और उसका नाम सोफिया है। यस। एंड शी इज अ रोबोट और वो नर्सिंग का काम हाँ। करती है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। इंडिया में भी है कुछ ऐसा रोबोट बना है? ऐसे काम चल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे रोबोटिक काम हैं, स्मार्ट क्लासरूम सिस्टम है, कई जगह काम हो रहा है। स्मार्ट क्लासरूम के बहुत अच्छे एग्जाम्पल अभी AI स्कूल्स में अप्रोक्सीमेटली 5 years में आपको देखने वाले हैं। टीचर विल बी टीचिंग बट अगर हम देखें तो पूरे दुनिया में इस टाइम पे AI का अच्छा कंट्रोल या AI की रियल में यूटिलिटी एप्लीकेशन किस कंट्री में ज़्यादा है पूरी दुनिया में? अगर मैं AI सर्वर्स की बात करता हूँ तो इंडिया में सबसे बड़े सर्वर अवेलेबल हैं। इंडिया में सबसे बड़े सर्वर अवेलेबल है? इवन एनवीडिया ने आके यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। ओह, भारत दुनिया की 2 सबसे बड़ी AI समिट करा चुका है। ओके। और आज से जो 3 साल पहले AI समिट हुई थी उसमें जो भी चीफ गेस्ट थे वहाँ पे एनवीडिया के जो डायरेक्टर थे उनका जो स्टेटमेंट था कि भारत के पास 2 AI हैं। पहला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरा एस्पिरेशनल इंडिया। क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है उसमें जो बिलो 35 ईयर्स बच्चा है वो क्लासरूम में बैठा है, और जो क्लासरूम में बैठा है वो क्यूरियस है, वो क्यूरियस है एंड ही और सी डूइंग समथिंग इनोवेटिव, वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर रहा है। वो इनोवेटिव कर रहा है तो वही कहीं ना कहीं AI फेज में है। थर्ड वन अभी जो समिट हुई है दिल्ली में, यहाँ पिचाई जी आए थे, वहाँ पे जो स्टेटमेंट मिला कि भारत के पास तो 3 AI हैं। ओके, 3 AI हैं। पहला तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दूसरा एस्पिरेशनल इंडिया है, तीसरा है एकेडमिक इंटेग्रिटी, कि हम प्राचीन समय से ही एकेडमिकली इतने स्ट्रांग रहे हैं कि हमारी जितनी टेक्नोलॉजी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वेद पुराण इन सब चीज़ों से निकलती आई हैं। तो भारत के पास अगर बात करता हूँ AI लेवल पे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट में बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले हमारा जर्मनी है, ताइवान है, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। मे बी चाइना इज ऑल्सो डूइंग वेल। चाइना को आप इनोवेटिव नहीं बोल सकते, रिनोवेटिव बोलेंगे। इनोवेटिव नहीं, रिनोवेटिव मतलब ये है कि दूसरा देश जो टेक्नोलॉजी लेके आता है वो टेक्नोलॉजी को सस्ते में दोबारा से इनोवेट कर देता है। उसका अपना नया कंसेप्ट नहीं है, पुराने को रिप्लिका थोड़ा डिफरेंट करके बना देता है, सस्ते में अवेलेबल करता है। नहीं विकास, ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं ठीक है। बिकॉज चाइना में ऐसे बहुत सारे नए डेवलपमेंट तरीके के
रोबोट्स बन रहे हैं, कितना काम है उनका जो रोबोट्स ही कर रहे हैं। वो रोबोट जो काम कर रहे हैं, वो जो रोबोट बन रहे हैं वो सस्ते बन रहे हैं, उससे पहले वो रोबोट बन चुका था कहीं। अच्छा। उस रोबोट से मिलता हुआ दूसरा सस्ता रोबोट बनाया, इसलिए वो दुनिया में जानती। क्योंकि बाकी जो कंट्रीज हैं वो क्या है, वो अपने लिए अपना ही कुछ बनाया है जो अपना काम करेगा। इसने क्या किया कि उसको देखते हुए तैयार कर दिया मार्केट में, बल्क मार्केट मेरे से खरीद लेगा। ही इज डूइंग रिनोवेशन। या तो अगर मैं विकास आपसे पूछूं, आपने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ किया है, एज अ कॉर्पोरेट स्पीकर, एज अ प्रोफेसर, एज अ रिसर्चर, एज अ पर्सन जो पेटेंट भी रखता है, एंटरप्रेन्योर भी है, तो ये सब चीज़ें इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो? फाउंडेशन भी है और कुछ इवेंट्स भी थे, समिट भी कराए थे, तो लाइक हाउ ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन बाय वन पर्सन? मतलब एक ही आदमी ये सब चीज़ों को कैसे फाइनल कर पाता है, ये समझना मुझे थोड़ा सा। फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। राइट। सो सपने बने, सोचा, एंड जो सोचा वो कर गुजरे। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि जहाज़ों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, सिंपली है। कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट नहीं करती उसको एग्जिस्टेंस में लेके आना है। अगर यूथ समिट्स की बात करूँ तो आइडिया आया, हर्षल मिर्चंदानी सर से मिला। हर्षल मिर्चंदानी सर ने कुछ थोड़ा से आइडिया दिए, फिर कन्हैया जी ने मुझे कुछ एडवाइस दी। उनको लेते हुए मैंने एक रूपरेखा बनाई। रूपरेखा बनाने के बाद जैसे मैंने अपने हेड की टेबल पे रखा, एट द टाइम आई वॉज एमटेक स्टूडेंट, मैंने जैसे अपने हेड की टेबल पे रखा तो उन्होंने बोला बेटा डन कीजिए आप। परमिशन आई, डॉक्टर कलाम को लेटर लिखा गया, वहाँ से भी वो गो हेड आ गई, बिकॉज इट वॉज टुवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। क्योंकि डॉक्टर कलाम का जो विजन था, विजन 2K35, कि इंडिया जो 2035 में एक सुपर पावर होगा, उसको लेते हुए एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट वाज ट्रिपल ई कंसेप्ट। उस ट्रिपल ई कंसेप्ट पे काम करा, अच्छा रहा। वो पहली यूथ समिट हुई 2014 में, दूसरी यूथ समिट विजन कनेक्ट के नाम से 2015 में कराई। अप्रोक्सीमेटली 700 प्लस आइडियाज मेरे को पूरे भारत से मिले। और फाइनल फेज में उसमें अप्रोक्सीमेटली 70 और दूसरे साल में भी 80 के आसपास पहुंचे थे। उसमें 5 अवार्ड हमने निकाले, बेस्ट रिसर्च अवार्ड, बेस्ट आइडिया अवार्ड, बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड, बेस्ट ऑडिट अवार्ड एंड बेस्ट एनर्जी ऑडिट रिसर्च अवार्ड। 5 अवार्ड उसमें निकालते थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और एटनॉल मैं चाहता हूँ कि अभी भी एक बार यूथ समिट में ज़रूर कराऊंगा। राइट, आई होप ये हो जाएगा आपका, जिस तरीके से आपका काम चल रहा है। और ये इतने सब के साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे मैनेज कर लेते हो? एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली बिहाइंड माय सक्सेस और एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम हैविंग अ टीम। मेरी जो टीम है वो मैं डेडिकेटेड वे में शुरुआत तो सब चीज़ की, हर काम की मेरे अपने हाथ से होती है, बट साथ में मेरे को ये जज करता हूँ कि हाँ ये लड़का सूटेबल है इसके लिए, उसको मैं उस काम में प्रॉपर पारंगत मुझे करना है, उसको करते हुए उसके भरोसे मैं छोड़ देता हूँ। बाकी फ़ोन है मेरे पास मेरे कैमरा एक्सेस के लिए, या फिर ऑन कॉल वो लोग मेरे साथ अवेलेबल रहते हैं। मार्केट का जो भी काम रहता है या कॉर्पोरेट का जो भी काम रहता है, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में खुद हैंडल करता हूँ, मार्केट लेवल पे वो लोग पूरा देखते हैं, तो बहुत अच्छे से काम हो जाता है। जितना भी मशीन्स एंड ऑल का काम है, इंस्टॉलेशन का काम है, वो प्रॉपर टीम वर्क है। और टाइमली काम असाइन करना, टाइमली पेमेंट होना, दोनों चीज़ें क्लियर है मेरी, तो मेरे को कहीं प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। वो चाहे मेरा आईटी डोमेन है, चाहे वो मेरा एडवर्टाइजिंग का काम है, चाहे मेरा इवेंट्स का काम है, प्रॉपर्ली मेरी टीम काम कर रही है। इवन रिसर्च सपोर्ट पे भी मेरी प्रॉपर टीम काम करती है। नाइस, गुड। और इसके अलावा आपकी फाउंडेशन है, मुझे लगता है आप खुद ही बताइए कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करते हैं और वो कैसे कर पा रहे हैं? एडोमेट्रिक्स फाउंडेशन, क्वांटम फाउंडेशन, 2 फाउंडेशंस पे मैं एज अ एडवाइज़र या एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। सो दोनों में प्रॉपर रिसर्च सपोर्ट पे इसमें अभी हम हर साल ऑनलाइन अवार्ड प्रोग्राम करते हैं एक, और उसके अलावा जितना भी टेक्निकल रिसर्च सपोर्ट है, जिसमें हम FDP प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस सपोर्ट, ये सब प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कई जगह क्या है कि कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ हैं, नए कॉलेजेज हैं, वो लोगों के पास उतना अच्छा
चैनलाइजेशन या लाइजनिंग नहीं है कि वो एफडीपी प्रॉपर करा पाए, तो उनके एफडी पास क्या मतलब? एफडीपी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। फैकल्टी डेवलपमेंट हाँ, टीचर्स आर देयर, तो टीचर्स के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे स्पीकर्स लेके आना, अच्छे रिसर्चर को लेके आना, टाइमली अवेलेबल कराना, क्योंकि हर किसी का हर जगह वो नहीं पता बन पाता कि हाँ मुझे कहाँ पे किसको सुटेबल प्रोफेसर रखना, तो पूरा रिसर्च सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। नाइस, दिस इज नाइस। तो ये आपकी दोनों फाउंडेशंस इन्हीं सब चीज़ों पे काम करती हैं? हाँ, दोनों लगभग दोनों का 60% काम सिमिलर है, बट 40% डिफरेंट काम है, बट बेसिकली दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज एकेडमिक एंड रिसर्च सपोर्ट। अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रॉपर मॉड्यूल चाहिए अपने यूनिवर्सिटी के लिए, आप मेरे पास आइए, मेरे पास हर तरीके का प्रोग्राम अवेलेबल है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम नॉट ओनली लिमिटेड इन इंजीनियरिंग, मेरे पास अगर ह्यूमैनिटीज का कैंडिडेट आता है तो मैं ह्यूमैनिटीज में प्रोग्राम दूँ, मेरे पास अगर एडुकेशन बीएड का कोई कैंडिडेट आता है तो मैं उसको उसी लेवल के प्रोग्राम्स दूंगा। सेकेंडरी थिंग क्या है कि इनिशियली किसी को पेपर लिखने में प्रॉब्लम है तो उसको हम इनिशियल वे से प्रॉपर पेपर लिखने का जो ट्रेनिंग है वो सब कराना। पेटेंट फाइलिंग में किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सपोर्ट चाहिए मेरे एंड से, तो वो सब हम अवेलेबल कराते हैं। राइट, राइट, नाइस। और इसके अलावा आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, थोड़ा बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो करियर काउंसलिंग्स पे, स्कूल काउंसलिंग, कॉलेज काउंसलिंग्स एंड एफडीपीज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो और उसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम इज दियर। एम्प्लॉयबिलिटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम के अलावा जितना भी टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, मीन्स कुछ यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेजेज अभी भी कई जगह लैग कर जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, तो अगर रोबोटिक्स लैब सेटअप की अगर मुझे बात करनी है तो उस इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर रोबोटिक्स लैब सेटअप अगर चाहिए आपको, इवन ट्रेनर्स भी मेरे टच में अपने रहते हैं। उसके अलावा अगर ऑटोमेशन की मैं बात करता हूँ, पीएलसी जो सिस्टम है, क्योंकि अभी फ्यूचर में जितना रेलवे सिस्टम है वो रैपिड रेल की तरफ जा रहा है। रैपिड में पीएलसी का बहुत अच्छा डिमांड रहने वाला है इन फ्यूचर। क्या होता है पीएलसी? प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। ओके। वही सेम स्टेशन है, उस पर 2 तरीके की गाड़ी लग जाती है आपकी, तो उसका अपना ऑटोमेटिकली जो चेंजिंग सिस्टम है लॉजिकल कंट्रोल है, तो वो सब पूरा लैब सेटअप अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहता है तो उसके लिए भी मेरे पास प्रॉपर सपोर्ट है। राइट। इन मल्टीपल डोमेन्स आई एम वर्किंग, क्योंकि मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि अपने आप को टाइम के साथ अपडेट रखना है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आनी है उस पर भी काम करना है, प्लस मार्केट की डिमांड क्या है एज एन एंटरप्रेन्योर, तो वो मार्केट डिमांड को भी फुलफिल करना है। टाइम लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी हैव टू डू। राइट। सो दिस इज सच अ ग्रेट कॉम्बिनेशन की रिसर्च भी हो रही है, क्या चल रहा है मार्केट में, इसके अलावा मैं साथ साथ वो दे भी पा रहा हूँ वो चीज़ें, वैसे तरीके का मेरा सेटअप भी है, मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ा पा रहा हूँ, तो इन अ वे ये कंप्लीट इकोसिस्टम है जहाँ मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, और उन सब का जुड़ा हुआ जो सत्य है वो ये है कि मैं अध्यात्म से जुड़ के इन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। सो दैट इज़ हाउ यू आर एक्चुअली वर्किंग। वो कृपा है मेरे प्रभु बजरंग बली की। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मेरे मंगल मूर्ति भगवान वो सब करते हैं, उन्हीं की कृपा से मैं सब कुछ हूँ। मैं एक सिंगल स्टेटमेंट में बोलता हूँ, करने वाले वो हैं और कराने वाले वो हैं। Absolutely. How true. This is very beautiful, right? तो आप ये सब चीज़ें जैसे करते हैं तो इसमें आपका एज अ डे टिपिकल डे कहाँ जाता है, मतलब ये सब चीज़ें आप एक ही दिन में कर पाते हो या लाइक कैसे करते हो ये सब चीज़ों को? एवरीथिंग इज टाइम डिवाइडेड है हर जगह। अच्छा। एज ए प्रोफेसर जब मेरे को रोल प्ले करना है तो एज ए प्रोफेसर मैं करूँगा। हाँ। अब मेरा ऑफिस ड्यूटी फिनिश होता है तो हम फ्री, उस टाइम पे मेरा जो ऑफिस आवर्स है वो मैं ऑफिस आवर, उसके बाद मेरा 11 PM के बाद कोई भी मेरी फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स है तो आई डू दैट। मेरा कोई ग्राफिक असाइनमेंट है तो मुझे वो करना है, क्योंकि सोने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे 10 घंटे 12 घंटे ही सोना है। जैसा सोचता हूँ वैसा बन जाता हूँ, जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं लेजी। क्योंकि अगर मैं सोचूंगा मैं टायर्ड हूँ तो मैं टायर्ड ही रहूँगा। इफ़ आई एम थिंकिंग आई विल डू, आई कैन डू ना। और कंटिन्यूसली काम चलता रहता है तो नींद अपना घर अपनी जगह रखती है। सोने के लिए 3-4 घंटे इज इनफ फॉर मी। राइट। आई थिंक ये भी है जिन लोगों को काम पसंद है तो वो काम में ही लगे रहते हैं, बिकॉज वही उनका सब कुछ है, ऑरा है, दुनिया है उनकी, वही उसको रिवॉल्व कर रही होती है, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि अब मुझे सोना है या मुझे ये करना है या मेरा कुछ मिस हो रहा है।
सो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पर जो लोग उतने वर्कहोलिक नहीं हैं, सो देयर इज़ अनदर सेट ऑफ सोसाइटी जहाँ जिनको पार्टी करना इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंड्स चाहिए, उनको लगता है कि नहीं मेरे को अपने लिए टाइम चाहिए. तो ऐसे लोग भी हैं. तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ये चीज़ या ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो मिस हो रहा है, सोशलाइजिंग और ये सब? एवरीथिंग इज बैलेंस्ड फॉर मी. यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग. एवरीथिंग, क्योंकि या तो काम ऐसा करें कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा हो कि नाम लेते ही काम हो जाए. मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत स्ट्रांग है. मेरा फ्रेंड सर्कल वो है, लेकिन मुझे पता है किस फ्रेंड को कितना टाइम देना है और किस लेवल पे देना है. राइट. जिस प्रोग्राम में जहाँ जितना अटेंड करना है वो वहाँ अटेंड करना है. उसके अल्टरनेट में अगर मैं दूसरी जगह से टाइम कट कर रहा हूँ तो उसको मैं मैनेज कैसे करूँगा? करेक्ट. आई हैव टू डू. और मैं मैनेज कर रहा हूँ उसको, और हो जाती हैं, करते हैं प्रभु मेरे. राइट. वेरी ब्यूटीफुल. वेरी नाइस. तो जो लोग कहते हैं कि हम एक ही काम कर पा रहे हैं वो ही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ विकास जी हैं, मिल लीजिए उनसे और वो कैसे मैनेज करते हैं हर चीज़ को. थोड़ा ये आइडिया आई थिंक आप दे पाएंगे. इस पे भी आपको एक सेशन या क्लासेस ले लेने चाहिए मुझे लगता है आने वाले टाइम में लोगों के लिए. दैट विल ऑल्सो हेल्प लॉट ऑफ पीपल विद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. एक साइंटिफिक अप्रोच है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक इंडस्ट्रियल अप्रोच है, एक बिजनेसमैन की अप्रोच है. हर चीज़ सारी कनेक्टेड है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक अप्रोच मेरे प्रभु की तरफ है. हाँ, और एक स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ है. करेक्ट. राइट. वेरी वेल सेड. राइट. तो विकास जी, ऐसा भी एक टाइम था जब आपकी लाइफ में, आज आप बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन कभी आपको एक टाइम पे लोग बुली करते थे और आपको उस टाइम पे शायद इंग्लिश नहीं आती थी. इस चीज़ को लेके कुछ लोगों ने या कुछ बच्चों ने उस टाइम पे, स्कूल टाइम पे आपके साथ कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बोली, बातें बोली. ये चीज़ का आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता था जब आप 12 किलोमीटर चल के स्कूल जाते भी थे अटेंड करने, वहाँ जाके आपको ये चीज़ें डिस्करेज नहीं करती थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जानना, बिकॉज आज का बच्चा भी बुली होता है और बुलिंग का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा रहता है हमारी मेंटल उसके ऊपर, तो हमारी लाइफ और बहुत चीज़ें अफेक्ट करता है, फैमिली को भी इम्पैक्ट कर देता है, कॉन्फिडेंस हिलाता है. तो आपने इस चीज़ को कैसे डील किया और आपका क्या इस बारे में थॉट है, कैसे बच्चों को डील करना चाहिए? मेरे केस में मैंने उनको इग्नोर किया. इग्नोर करने के साथ में मेरे को एक ऑब्जेक्टिव क्लियर था, क्योंकि जब मैं 5th क्लास के बच्चों को 7th क्लास में पढ़ा रहा था, मुझे ये पता था कि अगर आपके अध्यापक चाहते हैं कि आपके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए और आपके अंदर ये पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल आपके अंदर से निखर के आएगा. मेरा सिंगल कनेक्शन टीचर. फ्रेंड्स हैं, मेरे को अडेप्ट करते हैं, ठीक है. नहीं अडेप्ट करते तो उनको थोड़ा टाइम दे दीजिए. मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये रहा, आपने जैसे उनको टाइम दिया है, टाइम बीइंग वो आपके बेस्ट फ्रेंड निखर के आए हैं. और उस दौर से आज तक अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स हो चुके हैं. वो लोग सामने से कॉल करके पूछते हैं. उन लोगों को जब जरूरत होती है या मेरे को जरूरत होती है, हम एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होते हैं उस टाइम पे. वही कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा लैग पुलिंग करता था, बहुत अच्छे फॉर्म में मैं अगर बात करते हैं कि मिडनाइट में भी अगर कॉल करता हूँ तो वो कॉल पिक होगी. सो मैंने इग्नोर किया. उन लोगों को खुद समझ आया कि नहीं भाई, रास्ता तो वही है. और टीचर्स के कंटिन्यूअस टच में रहा, जो करना है वो सब किया और करता गया. लर्निंग फेज में रहा हूँ हमेशा. वो लर्निंग फेज मेरे को हमेशा आगे निखार के लेके आया है. राइट. सो आई थिंक कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका फोकस है आप उस पर फोकस रखिए. लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, आपको इंग्लिश नहीं आती है पर आपका कम्युनिकेशन ठीक है, आपको हिंदी आती है. आई थिंक विकास की संस्कृत बहुत अच्छी है, आज हमने बहुत संस्कृत के श्लोक भी सुने हैं. सो ये सब चीज़ें इतनी पॉजिटिव हैं एक इंसान के पास, तो और आपके पास एक गुरु का एक आशीर्वाद है या उनका एक एक्सेप्टेंस है दैट ही टेक्स केयर ऑफ यू एंड ही इज़ गिविंग यू राइट नॉलेज, नाइस एडवाइस ऑन अ राइट पाथ. तो आपको बुली कोई कर भी रहा है तो आप उसे इग्नोर कर दें. राइट. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है वो ही सबसे अच्छे आपके बेस्ट बडीज बन जाए, जो विकास जी के साथ हुआ. हाउ ब्यूटीफुल. दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ आप भी बदले और सामने वाला इंसान भी बदल के आपके साथ आया है बेटर. हाउ नाइस. एक चीज़ और मुझे समझना है विकास जी, आज की डेट में बहुत प्रॉब्लम है. सारे ही पेरेंट्स ये कहते हैं कि रील देखते हैं मेरे बच्चे, फ़ोन नहीं छोड़ते, खाना खाने से लेके या प्ले स्टेशन तक हर कोई बच्चा फ़ोन या स्क्रीन या टीवी या यूट्यूब या व्हाटएवर वेज अटैच्ड है. सोशली वो इन्वॉल्व नहीं है, लोगों के साथ जाके बाहर बात नहीं करता है, स्क्रीन और गैजेट्स और फ़ोन और घर में ही घुसा हुआ है. ये चीज़ का क्या प्रॉब्लम है जो पहले नहीं था, और इसका कोई एक सॉल्यूशन है एज अ टीचर और एज अ समबडी हु इज़ अ मेंटर? क्या बोलना चाहेंगे सोसाइटी के लिए?
इस सोसाइटी के लिए बेसिकली क्या था, हम सीरियल देखते थे, 40 मिनट्स में सीरियल वाइंड अप हो गया, हम स्क्रीन से हट गए हैं। वो तो मूवी आप शायद दूरदर्शन की बात कर रहे हैं उस जमाने की। मूवी देखने का है तो मूवी 2.5 आवर्स या 3 आवर्स में मूवी फिनिश हुआ, हम स्क्रीन से हट गए। बट रील्स ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि 8 आवर्स तक उसका कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है और हम कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते चले जाते हैं। मूवी कभी फिनिश होती थी तो दोस्ती, अगर मूवी फिनिश हुई है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि दो दोस्तों के बीच में अगर तीसरा बंदा कभी आया है तो उनकी वजह से दोस्ती खराब हुई, बट एट लास्ट के 5 मिनट्स में एक सारांश निकल के आएगा कि दोस्त दोस्त के काम आएगा। मतलब वो 2 घंटे की मूवी में एक एसेंस था, एक थीम था, जिसका एक फाइनल कंक्लूजन मिलता है, लेसन मिलता है, जो रील्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में बच्चा मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हो गया है, क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा रोल प्ले पेरेंट्स का भी है कि वो अपना टाइम फ़ोन को दे रहे हैं। मम्मी पापा ने फ़ोन को टाइम दिया तो बच्चा क्या करेगा, वो भी फ़ोन को टाइम दे रहा है। फैमिली न्यूक्लियर हो गई हैं, दादा दादी से बच्चा टच में कम है, बहुत कम बच्चा है, तो वो टाइम वहाँ नहीं गुजार पाता। उसको जो कहानी दादी सुनाती थी वो कहानी अब नहीं मिल रही है, तो वो टाइम पास रील में होगा। और बच्चा जब रील के टच में नहीं था तो बच्चा एक आदर्श शिष्य, आदर्श बालक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में निकल के आता था। तो उस टाइम पे बच्चे की एक परिभाषा शुद्ध भाषा में होती थी, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। वो 5 लक्षण बच्चे के अंदर मिलते थे। चेष्टा काक वाली होती थी क्योंकि उसको डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करनी थी। आज की डेट में क्या हो गया है, उसको डेडिकेटेड नहीं, उसको पता है पढ़ा रहे हैं कोई बात नहीं, शाम को चैट जीपीटी खोल के सेम क्वेश्चन का आंसर टिप दूंगा, जो काम यहाँ 20 मिनट में हो रहा है वो 5 मिनट में हो जाएगा। चेष्टा कन्वर्ट हो गई है हार्ड फॉर्म में। मैं ये भी बोलना चाहूंगी, पहले हम लोग होते थे तो शायद हम बहुत सारी रेफरेंस बुक्स को रेफर करते थे, बहुत सारी एस्से बुक्स को रेफर किया जाता, डिक्शनरीज होती थी, उनको हम पढ़ते थे, समझते थे, तब जाके एक प्रॉपर आंसर निकाल के हम खुद बनाते थे, उसका एक नैरेटिव और उसका क्या बीच में रहेगा, कंक्लूजन क्या है, हम सब बनाते थे। आई थिंक वो स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ एन एस्से या फॉर पैराग्राफ, वो चीज़ें आजकल के बच्चों को सब चैट जीपीटी अपने आप बना के दे देता है, तो उसका बैक एंड में कैसे क्रिएट करना है वो चीज़ बच्चों से मिस हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वको ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ते के जैसी नींद होती थी कि अगर पिन भी गिरी है ना बच्चे की आँख खुल जाती थी। आज की डेट में क्या है, पहले बच्चा 10 बजे सोना, 4 बजे उषा काल में उठना, उषा काल में उठने के बाद नित्य क्रियाएं करना, उसका थोड़ा घर में एक माहौल मिलता था। आज की डेट में क्या है, स्कूल का टाइम 7 बजे का, बच्चा 6:40 पे मुश्किल से उठ रहा है, बड़ी मुश्किल से। मतलब ये मान के चल सकते हैं कि अगर आज की डेट में नित्य क्रिया बात की तो डमी बाथिंग हो रही है आज की डेट में, वर्चुअल बाथिंग, टिश्यू पेपर उठाए और काम हो गया। वो चीजें बहुत जगह आ चुकी हैं अभी। 3 दिन में नहा लूंगा मम्मी, चल बेटा कोई बात नहीं, स्कूल पहुंचना है 7 बजे, क्योंकि उपनिषद से भी हट चुके हैं, क्लासरूम सिस्टम इतना बच्चे का टोटली जो कन्वर्जन है ना, काक चेष्टा वको ध्यानम से अभी चेष्टा, भैंस चेष्टा गधा ध्यानम, कुंभकर्ण निंद्रा तथैव च अति आहारी दुराचारी। क्योंकि वो जो आहार विचार व्यवहार वहाँ पे एक फैमिली से, एक जेनेटिक वे में मिलते थे बच्चे को, इस रील्स के थ्रू बच्चा नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है। क्योंकि पॉजिटिविटी को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले जहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है या न्यूट्रलिज्म है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव वे में चलना है। नेगेटिविटी में क्या करना है, एड ऑन ही तो करना है। जल्दी, बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है बच्चा, एडप्ट बहुत जल्दी करता है। बहुत ज़रूरी है, थोड़ा हमें पेरेंट्स को ही ध्यान रखना पड़ेगा इससे कि बच्चे का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें। ज़्यादा कुछ नहीं है तो बहुत छोटा सा एक तरीका है कि जो हमारे बुक्स नहीं बच्चा पढ़ रहा है ना, तो घर में उसके साथ लगा के बैठें वो चीज़ें जो उसके काम की हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन की कोई कहानी लगा लें, उससे कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। 20 मिनट कभी दिखाएं तो बैठ के साथ में, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। भगवान श्री राम का वो आदर्श चरित्र, घर से चले थे तो बचपन में राम थे, राजा के पुत्र थे, और जब अयोध्या वापस आए थे लंका से विजय प्राप्त करके, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए थे। अपनी आइडेंटिटी खुद बना के चले ना।
घर से निकले थे तो ननिहाल पास में था, नाना का सहारा ले सकते थे, नहीं सहारा लिया, चलते गए, आगे गए केवट का सहारा लिया, आगे गए बाली के पास जा सकते तो सुग्रीव का, हमेशा प्रताड़ित, जो आदमी कहीं ना कहीं प्रताड़ित था उसका सहारा लेते हुए उसकी नैया पार करते हुए गए, और आखिर राजा के पुत्र चले थे लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो उस तरीके से अपनी जर्नी को बनाने के लिए एक बार बच्चे को दिखाएं, तो उस मैसेज को बच्चे तक लेके जाएं। ये नहीं डोरेमोन देख रहे हैं जी, अब डोरेमोन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको क्लियर नहीं होता है बच्चे एआई को, के गैजेट्स बनाता है वो। उनसे क्लियर नहीं है ना बच्चे का, तो उस बच्चे को डमी नहीं बनने दें, बच्चे को रियल लाइफ जीने दें। ट्रू, राइट। खुद ही को कर बुलंद इतना ए बंदे, खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह, वेरी नाइस, ग्रेट। तो इसी नोट पे मुझे लगता है कि आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इट वाज मोर अबाउट एवरीथिंग एंड आल्सो एआई रिसर्च और ऐसी सब टॉपिक्स पे आज हम बात कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें शायद हर किसी के लिए यूज़फुल नहीं है, बट जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो 8th 9th 10th में इस समय हैं, उनके पेरेंट्स अगर कोई एक प्रॉपर फील्ड देखना चाहते हैं उनके लिए, रिसर्च के लिए, या ऐसी चीज़ जहाँ आगे एक पर्सनालिटी विच कैन बिकम अ मैच्योर एंड अ मोर जेंटल पर्सनालिटी इन द टाइम्स टू कम विद द राइट कैरेक्टर, वो सब चीज़ें अगर किसी को देख रहे हैं तो आई थिंक ये एपिसोड आज का आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच विकास जी आने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक्स अ लॉट।